गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा और यह क्रम चलता रहेगा। तो इसके क्रम में मैंने इन चीज़ों के बारे में कुछ टू द पॉइंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या भविष्य में आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभिप्राय होता है कि एक प्रैक्टिस आपकी एक नियमित रेगुलर बनी रहेगी और इसको एक सीक्वेंस के क्रम में मैं ला रहा हूँ। एक निश्चित टाइम के बाद से आपको हर क्वेश्चन आपको मिलेगा और यह जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं इसके एग्जाम में आए हुए हैं और इसका बेसिक एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को चलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, आइए क्वेश्चन जनरल साइंस के जो आए हुए क्वेश्चन है वह कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसी के क्रम में आप यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो होता है, पहला क्वेश्चन होता है आपके की कंडीशन में स्तनधारियों में कुफुर सेल्स किसमें पाई जाती है। तो कुफुर सेल्स का अभिप्राय होता है कि ऐसी कुफुर सेल जो होती है यकृत में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य होता है कि शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन को नष्ट करने का यह कुफुर सेल्स कार्य करती है। तो इसका अभिप्राय होगा पहला के आंसर कि स्तनधारी किसे कहते हैं। स्तनधारी का अभिप्राय होता है कि ऐसे प्राणी जो बच्चे उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि स्तनधारी किसे कहते हैं। तो ऐसे प्राणी जो बच्चे उत्पन्न करने का कार्य करते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारियों में एक विशेष ऑर्गन्स होता है जिसका नाम होता है यकृत या लीवर्स होता है, उसी में कुफुर सेल्स पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार से इस प्रकार से आपका आंसर हो गया बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन का अभिप्राय होता है कि हिस्टामिन का स्रावण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वह यकृत होती हैं। और यकृत कहाँ पे पाया जाता है, यही स्तनधारियों के शरीर में पाया जाता है। तो यकृत में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन आपका अभिप्राय होता है कि जो हिस्टामिन होती है और इसका मुख्य कार्य होता है कि यकृत से स्रावण करने का कार्य करता है और यह रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड होता है, ब्लड में रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का, जमने से रोकने का कार्य करता है। तो इसी के कारण रुधिर यह जमता नहीं है। यह हिस्टामिन जो होता है यकृत से स्रावित होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड वेसल्स। जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि यह रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकने का कार्य करता है। इसी प्रकार से आपका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हृदय की पेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, हृदय की पेशियां होती हैं। ऑप्शन ए है अरेखित ऐच्छिक पेशी और इसके बाद से बी है रेखित और ऐच्छिक और सी है कम माइटोकॉन्ड्रिया युक्त पेशी और इसके बाद से डी होता है स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित रेखित एवं अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो इसके अभिप्राय होता है कि इतना लंबा ऑप्शन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि हृदय की जो पेशियां होती हैं वह स्वतः कार्य करती हैं। तो हृदय की जो पेशियां होती हैं वह स्वतः कार्य करती हैं। तो इस क्रम में आपको बताए थे कि हृदय जो होता है यहाँ पे की जो पेशियां होती हैं, ऐसे हृदय जो होता है एक बेसिक संरचना होता है और इसकी पेशियां जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, क्या होती हैं, ऐच्छिक पेशियां का अभिप्राय होता है कि ऐसी पेशियां जो अपने इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो स्वतः जब आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके कन्फर्म हो जाएंगे। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वह डी होगा, स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा संचालित होती अथवा रेखित एवं अरेखित होती हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा आपका डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हड्डी की जब बात चल रही है तो हड्डियां जो होती हैं कि शरीर के जो बोन होते हैं एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत इसको बताया जाता है। और इस कंडीशन में शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों की जो अभिप्राय होता है कि हड्डियां कई प्रकार की होती हैं, अंश मेखला, श्रेणी मेखला। तो इसमें आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि अंश मेखला श्रेणी मेखला क्या होते हैं। हड्डियों में पाए जाने वाले जो मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं वह सबसे अधिक मात्रा में कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है मैग्नीशियम क्लोराइड और इसके बाद से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सी होता है सोडियम क्लोराइड और डी होता है कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ पे देखिए कि जो हड्डियाँ होती हैं इसमें आपका आंसर होगा डी। तो हड्डियों का अभिप्राय होता है कि इस क्रम में आप देखे होंगे कि एक बहुत सी पुरानी परंपरा है कि जैसे जंतुओं की हड्डियां जब डेथ हो जाती हैं, जैसे हड्डी का एक आकार होता है और इस क्रम में यह जो आकार होता है, ध्यान दीजिएगा, हड्डी होती है तो यह इसमें सबसे अधिक कैल्शियम होता है, ध्यान दीजिएगा कैल्शियम होता है
कैल्शियम आयन होता है और इसी के साथ फास्फेट PO4 आयन होता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि यह जो फास्फेट आयन होता है यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यह इसी कैल्शियम के साथ क्या होता है, घुला हुआ पाया जाता है, इसी में ऐड होता है। तो इसी के कारण देखेंगे कि पुरानी बहुत इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं कि जैसे शमशान घाट में जो पशुओं के मरने के बाद जो पशुओं की हड्डियां बिखरी हुई पड़ी होती हैं, वह धीरे धीरे हड्डियां जब डिजनरेट होती हैं, अपघटित होती हैं, तो उसमें देखे होंगे कि रात में, दिन में तो आपको आंख नहीं दिखाई देती है, लेकिन वही हड्डियां क्या होती है, धीरे धीरे अपघटित होके जब रात में क्या होती है, जब यह फास्फोरस का हवा के संपर्क में आता है तो वहाँ क्या होता है, वह जलने लगता है, और जब जलने लगता है तो वह पुरानी आपकी मानसिक जो विकृत होती है, यहाँ पे बहुत बड़ा शैतान रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अक्सर यह शैतान के कम इन्हीं हड्डियाँ जो होती हैं जो अपघटित होकर आने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन आपका होगा डी। और इसी के बाद से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि किस पदार्थ में ऑक्सीकरण में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। तो किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में, तो भोज्य पदार्थों के क्रम में हमने आपको बताया था कि भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन्स होते हैं। तो इन भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक ऊर्जा क्या होती है, वसा से मिलती है, और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा होगा, वह कार्बोहाइड्रेट होगा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, तो वह वसा होती है। तो इसके क्रम में विटामिन को शुरू करने से पहले इनके भोज्य पदार्थों के क्रम में को मैंने बताया था अच्छे से, और इसी के बाद इस प्रकार से आपका आंसर 5 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वही देखिए उसी का क्वेश्चन हो गया है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको जस्ट अभी बताया है कि 1 ग्राम वसा से के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा ए, आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। और उसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है। 7, इसकी क्वेश्चन 7 जो होता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रुधिर 4 प्रकार के होते हैं, ए कैपिटल, ए बी, ए बी और ओ होते हैं। तो जिसमें ए और बी, ए बी और ओ, तो ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और बी जो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट होती है, सार्वत्रिक ग्राही होती है। और यही आपसे क्वेश्चन निगेटिव पॉजिटिव के संदर्भ में पूछा जाए कि प्लस ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में कौन सा सर्वदाता होता है, तो ध्यान दीजिए कि ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। इस क्रम में ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद से आपका आंसर होगा 7 का डी। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए किस सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विटामिन जो ए होता है गाजर में पाया जाता है, और गाजर जो होता है इसके सबसे अधिक स्रोत होते हैं। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनाल होता है। तो इस क्रम में यह पाया जाता है। और इसी के बाद इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, थायमिन विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है। तो थायमिन विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है, ए ऑप्शन आपका है काजू, और बी ऑप्शन है अखरोट, सी ऑप्शन है बादाम, और डी ऑप्शन है वेल। इसमें आपका आंसर होगा काजू में सबसे अधिक थायमिन पाया जाता है, इसकी मैक्सिमम सोर्सेज होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा आपका ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 10 नंबर पे कि हमारे रक्त में पाए जाने वाली सामान्यतः शर्करा होती है। तो इसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बताए थे कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले, रुधिर में पाए जाने वाले सबसे अधिक शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर या ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं, और यही शुगर जब सामान्यतः अधिक हो जाती है तो उसमें एक रोग हो जाता है जिसे डायबिटीज मेलिटस के नाम से इसको जानते हैं, और यह इंसुलिन की कमी के कारण होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 10 का आपका डी होगा, ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इनमें कौन सा मीठा पदार्थ है फिर भी शर्करा नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पदार्थ भी मीठा है लेकिन वह शर्करा नहीं है, तो इसका अभिप्राय होता है कि सेकेरिन जो होती है वह आर्टिफिशियल शर्करा होती है। और यह जो होता है कि यह ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसमें शरीर में क्या होती है,
कि डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। एक तरह से आप सामान्य शब्दों में कह लीजिए शुगर फ्री जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें सेक्रिन को डाला जाता है, और यह सेक्रिन जो होती है आपके आइसक्रीम में आसानी से पड़ती है, क्योंकि उसकी लागत कम आती है और इस कॉस्ट भी कम आता है और इसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये सेक्रिन जो होती है एक आर्टिफिशियल शर्करा होती है। तो इसलिए क्वेश्चन आपका 11 में होगा, आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 12, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 15, बी है 22 और सी है 4 और डी है 10। तो हमारे देखिएगा हमारे शरीर में टोटल अमीनो अम्ल पूरे बॉडी को बनाने के लिए हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 अमीनो अम्लों का निर्माण शरीर की कोशिकाएं कर लेती हैं, और इसी के कारण जब निर्माण कर लेती हैं तो इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल यानी नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। और 10 अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं कर पाती हैं, इसी के कारण इसे एसेंशियल आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो यदि देखिएगा कि इसमें कोशिकाएं कितनी होती है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे शरीर में अनिवार्य अमीनो यानी इसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 10। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 12th में कि मानव शरीर में कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर 20 होगा। आपका आंसर 20 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसी के बाद से अगला क्वेश्चन होता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होता है? तो मोनो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को जब बता रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 3 रूपों में किया गया है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड के रूप में किया गया है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन होता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो मोनोसेक्राइड के 2 ही एग्जाम्पल्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इस ऑप्शन में क्या है? आपका आंसर है सेलुलोज होता है, पॉलीसेक्राइड होती है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज और सुक्रोज होता है। तो इसका ऑप्शन होता है ग्लूकोज होता है, इसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, मोनोसेक्राइड्स होती है। अगला क्वेश्चन होता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कि आंवला ऑप्शन सबसे अधिक स्रोत माना जाता है, और बी है आपका संतरा होता है, कागजी नींबू होता है और कम रख होता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि यदि ऑप्शन आपका सी नहीं होता, कागजी नींबू नहीं होता, तो आपका आंसर आंवला होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए कागजी नींबू सबसे अधिक सर्वोत्तम स्रोत होता है। लेकिन आपके सामान्य क्वेश्चन यदि ऑप्शन केवल नींबू रहता है तो इसमें आपका आंसर आंवला सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। इसका क्रम होता है, ध्यान दीजिएगा, इस आंवले का जो स्रोत होता है सबसे पहले अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि आंवला होता है, इसका क्रम होता है। आंवले के बाद से क्या होता है? आंवले के बाद से नींबू होता है, संतरा होता है और उसी के बाद से मौसम्बी होता है। और ऐसे सिट्रस फल क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं, सबसे अधिक नींबू, आंवला, नींबू, ऐसे इनका क्रम होता है। इसी के बाद से आपका आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? तो आप में जल अपघटन का अभिप्राय होता है कि जिसमें जल निकलता है उसी को जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस कहते हैं। चूंकि प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल का एक बहुलक होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो इसी का जब प्रोटीन जब टूटता है तो उसी प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं, और प्रोटीन में पाए जाने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है? तो यहाँ पे दे दी आपका क्वेश्चन जो होता है यह बहुत ही ट्रेडिशनल होता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको दे रहा है कि क्षीणता किसकी कमी से होता है? B12, इसके बाद से बी है B6 फोलिक अम्ल। तो लेकिन सामान्य लोग यदि क्वेश्चन को यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगाएंगे सी ऑप्शन होगा फोलिक अम्ल। इसमें रुधिर की कमी हो जाती है, लेकिन इसे एनीमिया रोग नहीं कहते। लेकिन ऑप्शन आपका ए बी सी तीनों है, इसलिए आपका ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा। आपका आंसर क्या होगा? डी सही होगा। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस रूप में कार्य करता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो इसको कंडीशंस में आप विटामिन के संदर्भ में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हम बताए थे कि विटामिन कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखिएगा, विटामिन का अभिप्राय होता है कि विटामिन कैसे कार्य करते हैं। तो इसके संदर्भ में बताए थे कि जो विटामिन होता है, विटामिन बी होता है
और इसी का कोई रासायनिक नाम नहीं है, लेकिन जब इसी को सम्मिलित किया जाता है तो यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। और यह एक क्या होता है, किस रूप में कार्य करता है? सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सह एंजाइम्स के रूप में कार्य करता है। तो इसे को एंजाइम कहते हैं, को एंजाइम्स के नाम से इसको जानते हैं। और इस विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। और कब किया था? 1912 में चावल के छिलके के साथ किया था। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आंसर सहित विथ एक्सप्लेन सहित समाप्त हो गए। और ऐसे क्वेश्चन एक निश्चित क्रम में, निश्चित अल्टरनेट क्रम में लाएंगे इसके बाद से। थैंक यू।